Hello, can you guys now check again if I'm audible to all of you? अब सही आवाज आ रही है सबको? ठीक है। So let us quickly recall what we have studied in the previous class. And in the previous class, we talked about movement of a force, which is turning effect of a force. We talked about कि भाई O levels में situations comparatively आसान हुआ करती थी. O levels में comparatively easier issues हुआ करते थे because हमारे पास simply एक force दिया हुआ होता था and हमें एक perpendicular distance automatically given ही होता था. तो हम चुप से F into D से ना turning effect निकाल लिया करते थे. A levels में situation थोड़ी सी tricky हो जाएगी. वही हो जाएगी कि let's say आपको force दिया हुआ होगा और आपको perpendicular distance नहीं दिया हुआ है. तो आप थोड़ी सी मेहनत करके perpendicular distance निकाल लेंगे and then you multiply that force with the perpendicular distance to find the turning effect of a force. फिर हमने यहाँ पे ही बात की कि भाई किस तरह से हम force को perpendicular distance से multiply कर सकते हैं to get the movement of a force which is F into D. फिर we talked about what is equilibrium in a rigid body and we tried to understand कि भाई equilibrium क्या होता है. Equilibrium is simply कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इसकी दो सिंपल कंडीशंस हैं. ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होनी चाहिए और दूसरा किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं नेट मूवमेंट निकालूं तो वो जीरो आना चाहिए. यानी अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट जीरो आना चाहिए. मतलब किसी भी एक पॉइंट के अबाउट सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लास एंड वी डिस्कस कि भाई इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर वेरीफाई नहीं होती है, लेट्स से रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं आ रहा है या रिजल्टेंट मूवमेंट जीरो नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है. Then we talked about the approach towards solving a question of turning effect of force. We talked about कि भाई आपने step by step approach follow करनी है. Step number 1 is identify the pivot. Step number 2 is identify all the forces acting on the system. फिर third वाला part interesting था कि the line of action of force is passing through the point at which movement is to be determined. That is, if the line of action of force is passing through the pivot, then turning effect due to that force will be zero. तो उस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट जीरो हो जाएगा. तो वो सारी फोर्सेस जो पिवट से गुजर रही हैं उन्हें इग्नोर किया जा सकता है टू फाइंड द टर्निंग इफेक्ट अबाउट दैट. ऐसा नहीं है कि वो फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, वो एग्जिस्ट कर रही है, बट हाँ उस पॉइंट के अबाउट टर्निंग इफेक्ट निकालते हुए आप उन सारी फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं.
फिर चले वो फोर्सेस जो पिवट से गुजर रही थी, आपने वो फोर्सेस इग्नोर कर दी। अब जितनी भी फोर्सेस बच गई हैं, हर फोर्स की वजह से उस पॉइंट के अबाउट आप टर्निंग इफेक्ट निकालेंगे, आप मूवमेंट निकालेंगे। और हर मूवमेंट को, हर फोर्स के जो आप मूवमेंट निकालेंगे उसको आप मार्क करेंगे एज ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जो जो आप क्लॉकवाइज मार्क करेंगे वो सबके सब, लाइक लेट्स से आप नेगेटिव काउंट कर लें, और जो जो आप एंटी क्लॉकवाइज मार्क करेंगे उन सबको आप पॉजिटिव काउंट कर लें। आप उल्टा भी कर सकते हैं, बट कन्वेंशन ये है कि वी मार्क क्लॉकवाइज एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। फिर जब हर फोर्स के वजह से आपने टर्निंग इफेक्ट निकाल लिया है ना, और सबको पॉजिटिव नेगेटिव मार्क कर लिया डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो अब आप सारे मूवमेंट का सम निकाल दें। तो जो भी उसका सम आता है, दैट विल बी योर नेट मूवमेंट, दैट विल बी योर रिजल्टेंट मूवमेंट। और अगर फॉर एग्जांपल सम जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी द रिजल्टेंट मूवमेंट यानी clockwise movement about sum of clockwise movement about a point is equal to sum of anti-clockwise movement about the same point. So we discussed this. We also looked into an MCQ. Like ये वाला MCQ हमने देख लिया था, और हमने ये वाला MCQ भी देख लिया था। ऐसा ही है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक ओ लेवल्स का बच्चा इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगाएगा, एक ए लेवल का बच्चा इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। लेकिन मुझे इसको समझाने में शायद 10 मिनट लग जाए। उसकी वजह ये है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ आंसर निकालना नहीं है कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो, वो तो वाकई में भी 30 सेकंड में निकाल दूंगा। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। समझ रहे हो आप कि भाई वो कौन सी अप्रोच है जिसके बेसिस पर हम टर्निंग इफेक्ट की किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इंपॉर्टेंट है उस अप्रोच को समझना, उसको अप्लाई करना। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस वेरी स्मॉल क्वेश्चन। देखिए, आपके पास टेक्निकली एक रॉड है, एक प्लैंक है, जिसपे दो मासेस प्लेस्ड है ना, M1 और M2। मुझे नेट मूवमेंट चाहिए कि ओवरऑल ये किधर, इसका क्या टर्निंग इफेक्ट आएगा और नेट मूवमेंट की वैल्यू क्या होगी। मेरे ख्याल से हम यूं कर सकते हैं कि हम अपने स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द पिवट। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट पार्ट टू डील विद बिकॉज़ द क्वेश्चन क्लियरली एक्सप्लेन्स के फाइंड द नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट पी। तो इसका मतलब पॉइंट पी इज द पिवट, पॉइंट पी के अबाउट हम मूवमेंट निकालेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, सारे टर्निंग इफेक्ट किसके अबाउट निकलेंगे, पॉइंट पी। तो आइडेंटिफाई द पिवट वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, पिवट हमने आइडेंटिफाई कर दिया। Next step is identify all the forces acting on the system. Now, this is where I'll be needing your extreme attention, everyone. If I talk about identify all the forces acting on the system, तो मुझे बता सकता है इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस बता दो, कितनी एक्ट कर रही है। नहीं, दो से तो काफी ज्यादा है। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। हमने खालिद कहती है 4, 3 कुछ कह रहे हैं, ज्यादा लोग 4 मार्क कर रहे हैं। 6 भी एक बहुत कॉमन आंसर है। अच्छा, अब देखो, इस सिस्टम पर टोटल 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। और देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि असल प्रॉब्लम आंसर निकालना नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और क्वेश्चन की डेप्थ में जाए, जो कि इवेंचुअली आगे जाके हमें बहुत हेल्प करेगी। देखिए, सबसे पहले कुछ फोर्सेस तो मेरे ख्याल से सभी मार्क कर लेंगे। एक M1 का वेट है और एक M2 का वेट है। तो ये M1 का वेट हो गया, ये M2 का वेट हो गया। तीसरी फोर्स, ये जो प्लैंक पड़ा हुआ है ना, जो रॉड है, उसका भी तो अपना एक वेट होगा ना, और उसका वेट जाहिर है उसके सेंटर पे एक्ट करना होगा। तो 3 फोर्सेस हो गई, एक M1 का वेट, एक M2 का वेट और एक वेट ऑफ द रॉड। चौथी फोर्स ये है कि आपका सिस्टम जो है ना, वो इस फलक्रम के साथ, इस पिवट के साथ कांटेक्ट में, तो इस पर ना एक अपवर्ड कांटेक्ट फोर्स एक्ट करेगी।
देखिए, जब हम कहते हैं ना आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको समझें कि ऑन द सिस्टम में सिस्टम का मतलब क्या है। इस सिचुएशन में आपका सिस्टम है क्या, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। इस क्वेश्चन में दिस इज माय सिस्टम। एक रॉड के दोनों तरफ मासेस पड़े हैं, और वो रॉड या वो प्लैंक या तो ऐसे हो रहा है या तो ऐसे हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरफ टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा होगा। वो पूरा सिस्टम ना या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ये सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये जो फलक्रम है, ये सिस्टम का पार्ट, ये एक एक्सटर्नल बॉडी है जिसने सपोर्ट किया हुआ है इसको। आपका जो एक्चुअल सिस्टम है ना, वो ये रॉड, ये वो प्लैंक है, और उसके ऊपर पड़े हुए दो मासेस। जब हम कहते हैं आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, मींस आई हैव टू मार्क ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे बाहर से कितनी फोर्सेस लग रही है। तीनों वेट एक्सटर्नल फोर्सेस है। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये है कि ये तीनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस है जो अर्थ लगा रहा है, यानी एक दूसरी बॉडी है जैसे आप अर्थ कह सकते हैं, वो इन तीनों को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है ना। तो M1 पर भी फोर्स लग रही है, उसका वेट, M2 पर भी फोर्स लग रही है, उसका वेट, और एक प्लैंक है ना जिसके ऊपर M1 M2 प्लेस्ड है, उस प्लैंक पे भी एक फोर्स लग रही है। अर्थ उस रॉड को भी अपनी तरफ खींच रहा है थ्रू अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट ऑफ द रॉड या वेट ऑफ द प्लैंक कह सकते हैं। फिर आपका ये पूरा सिस्टम इस वक्त कांटेक्ट में है ना इस फलक्रम से, जो इस पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। याद रखिएगा, इसमें ये चार फोर्सेस है, पांच भी नहीं है, तीन नहीं है। अगर कोई 3 मार्क करेगा तो भी गलत है, कोई 5 मार्क करेगा तो भी गलत है। अच्छा, अब एग्जैक्टली अब यहां से आते हैं एक सबसे कॉमन क्वेश्चन दैट एवरीवन आस्क। अगर आपने थोड़ा सा भी तमीज से मुझसे फोर्सेस पढ़ा है तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर देखो ना, ये जो मास है ये इस रॉड के साथ कांटेक्ट में, तो मास रॉड पर और रॉड मास पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहे होंगे, बिल्कुल लगा रहे होंगे, ऐसा नहीं कांटेक्ट फोर्स है नहीं है, बट ये इनका इंटरनल मसला है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज माई सिस्टम। मेरा जो सिस्टम है ना, उसमें रॉड यानी प्लैंक और प्लैंक के ऊपर रखा हुआ वे मासेस, ये पूरा एक सिस्टम है। सही है? सुनो ना, अब सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल फोर्स है। ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों एक्सटर्नल फोर्स है? क्योंकि देखिए सर, ये एक्सटर्नल बॉडी है जो उसके साथ कांटेक्ट में है, जो उस पर कांटेक्ट फोर्स लगा रही है, ये तो बहुत काम की फोर्स है। अगर आप ये मास इस रॉड पर कितनी फोर्स लगा रहा है, अगर आप ये काउंट करने बैठ गए तो फिर तो मैं बोलूंगा आ जाओ फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी काउंट करो। सॉलिड के जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगा रहा है, आ जाओ। नहीं काउंट करते ना, क्यों नहीं करते? आप कहते हैं सर ये इनका इंटरनल मसला है, सर हमें क्या है कि एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर अगर मेरा ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन सिर्फ ये मास होता ना M2, कि मैं सिर्फ M2 को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं कहता हाँ M2 का वेट डाउनवर्ड, M2 पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है। बट मेरा, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन है, particularly in a system where there's a plank and there are masses placed on the plank, और जब आप उस plank की स्टडी करते हो तो you need to understand कि either you assume कि वो पूरा plank क्यों हो जाएगा, और जिसके ऊपर जो masses रखे होंगे वो उसके साथ साथ या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे होंगे। इसको तो कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये क्यों रोटेट करेगा? इसके ऊपर कभी बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आंसर निकालना है मैं 30 सेकंड में निकाल दूंगा इसका आंसर, बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये सवाल थोड़ी आएगा। आ गया तो नसीब में, वरना एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है कि आप सिचुएशंस को देखकर स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकें। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द पिवट। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एंड देयर आर अ टोटल ऑफ 4 फोर्सेस
एक्टिंग ऑन द सिस्टम। यहाँ पे जरा हम देखते हैं मेरे क्या, नहीं नहीं ऑन द सिस्टम भाई, सिस्टम पर कितनी लग रही है, सिस्टम पे लग रहा है, इन द सिस्टम पे लिखेंगे नहीं ना, क्यों लिखेंगे यार, हाँ अगर लिखा हो तो फिर काम कर लेते अंदर। सर नॉर्मल फोर्सेस कहाँ गए, मेरे ख्याल से सबका एक ही सवाल था, M1 M2 क्यों नहीं मार्क किया, M1 M2 पे कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों नहीं मार्क किया, सबका सबका यही सवाल था। आ, नहीं नहीं हम ना ये, सर M1 M2 का वेट भी तो सिस्टम के अंदर है, फिर वो एक्सटर्नल फोर्सेस कैसे, जब भी एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, अर्थ लगा रहा है, बिल्कुल M1 M2 पर जो उनका वेट एक्ट कर रहा है, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कौन लगाता है, या रॉड लगा रहा है इसके ऊपर, ये फोर्स तो अर्थ लगा रहा है ना, ये नीचे आपके पास अर्थ है, अर्थ इनको लगा रहा है ना इन पे फोर्स, अर्थ इज एन एक्सटर्नल बॉडी। ठीक है भाई, सारे मेरे साथ हैं। तो मैंने कहा ना, मैं डे वन से आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ, किसी भी सिचुएशन में फोर्स कोई अपनी पसंद से मार्क नहीं कर सकता है। हर फोर्स का एक ओरिजिन है, और हर सिचुएशन में ना जो फोर्सेस मार्क होंगी उसका एक करेक्ट आंसर है कि भाई इतनी फोर्सेस इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चे ने कुछ और डिसीजन लिया, एक बच्चे ने कुछ और डिसीजन लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो these are the four forces acting on the system. अच्छा अब देखो होता क्या था ओ लेवल्स में, हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, एक प्लैंक पड़ा हुआ है, हम कहते थे भाई ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ओ लेवल्स में तो हम इन फोर्सेस की बात भी नहीं करते थे। अच्छा आंसर तब भी सही आता था। उसकी वजह ये कि अब तुम्हें पता लगेगा कि आखिर इन दो फोर्सेस को ओ लेवल्स में बिना पढ़ाई क्यों इग्नोर कर देते थे। कोई बता सकता है स्टेप नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाई द पिवट। स्टेप नंबर 2 क्या था, आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। स्टेप नंबर 3 क्या था, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू द pivot, then turning effect due to that force will be जीरो। तो उस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें आउट ऑफ 4 forces, do I have a force or forces that are passing through the pivot? The answer is yes. I have 2 forces that are passing through the pivot, the normal contact force and the weight of the rod। ये दोनों कहां से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये दो फोर्सेस इग्नोर हो जाते हैं while figuring out the movement about point P। आप समझ रहे हो, अच्छा ना, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो दो फोर्सेस हैं दे आर इग्नोर्ड व्हाइल फिगरिंग द टर्निंग इफेक्ट, सही है, बट इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू मार्क इट। उसके दो बड़े रीजंस हैं, एक तो ये कि जाहिर है तुम्हें पता होना चाहिए फोर्सेस कितनी एक्ट करती हैं, दूसरा ये कि आई हैव सीन न्यूमरस क्वेश्चंस इन पार्ट पेपर जिन्होंने, जिसमें ना उन्होंने एक ही क्वेश्चन में पहले कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालो, फिर कहते हैं रिजल्टेंट मूवमेंट निकालो। देखिए रिजल्टेंट फोर्स निकालते हुए तो आपको सारी फोर्सेस काउंट करनी होंगी ना, सिर्फ वो फोर्सेस जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं उनसे तो रिजल्टेंट नहीं मिलेगा ना। तो आप रिजल्टेंट कैसे सही निकालेंगे अगर आप सारी फोर्सेस ही मार्क नहीं करेंगे। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हाँ भाई आ जाओ, movement due to W and N is zero as the two forces pass through the pivot। क्योंकि ये दो फोर्सेस कहां से गुजर रही है बेटा, अब बच गए इन दो फोर्सेस W2 और W1, एक प्रोड्यूस करे क्लॉकवाइज मूवमेंट, दूसरी प्रोड्यूस करे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो फॉर एग्जांपल जो W2 है उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट है लेट्स से वो M2 है, तो वो बराबर था F इंटू डी के। आपकी फोर्स है W2 और आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पिवट है वो कितना है 8, तो आपने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। W2 यानी का जो मास है वो M2 है विच इज 7 kg,
तो मास को 9.81 से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी फोर्स आ गई, एंड दिस इज योर डिस्टेंस, इसको आप फर्दर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज 549 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। फिर आप आ जाओ m1, ये जो फोर्स है दिस इज W1, और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है, दिस इज W1, और इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है, ये है 10 और ये है 4, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, यानी ये फोर्स पिवट से परपेंडिकुलरली किस डिस्टेंस पर है, 6 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। W1 के लिए जो मास इस्तेमाल होगा वो M1 इस्तेमाल होगा, विच इज 5 kg। इसको आप 9.81 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गई आपकी फोर्स, और फिर आप फोर्स का पिवट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे वो कितना आ रहा है, 6 मीटर्स। तो ये आंसर आ गया 294 न्यूटन मीटर। ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को लेट से मैंने नेगेटिव ले लिया और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द पिवट, मार्क कर लिया। स्टेप नंबर 2 आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, वो भी कर लिया। फिर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पिवट, देन टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दैट फोर्स विल बी जीरो, उनको जीरो भी कर लिया। अब जो रह गई उनकी वजह से अलग अलग मूवमेंट निकालो और उसको मार्क करो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। फिर क्या करो, फिर इनका सम निकाल लो टू गेट द रिजल्टेंट मूवमेंट। तो अब अगर मैं इनका सम निकालूंगा तो दो मूवमेंट है m1 प्लस m2, एक नेगेटिव में आ रहा है एक पॉजिटिव में आ रहा है। फाइनल आंसर आ रहा है -255 न्यूटन मीटर्स। कोई मुझे बता सकता है ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि रिजल्टेंट मूवमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? रिजल्टेंट मूवमेंट क्लॉकवाइज है, तभी तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रखा हुआ है। हाँ। नहीं नहीं, ये साइन कन्वेंशन पर फिक्स नहीं है, बट आमतौर पर परंपरा यही है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। परंपरा की सिग्निफिकेंस बताऊंगा, तुम लोग का दिमाग हिल जाएगा। उल्टा बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। परंपरा की एक सिग्निफिकेंस बताऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। व्हेन आई वाज एट योर एज, जब मैं आप लोगों की उम्र का हुआ करता था, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, और हम दोनों की जिंदगी में सिवाय पढ़ाई के कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाते थे और रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ते थे। बीच में लंच लेके जाते थे, लंच लाइब्रेरी में ही पढ़ लिया, खा लिया, नमाज पढ़ ली, लाइब्रेरी के बराबर में ही मस्जिद थी, भाई यही हमारी जिंदगी थी। अच्छा, जो मेरे साथ वाला था ना, वो तो इतना पढ़ाकू था कि फिर रात के 11 बजे घर जाके वो और पढ़ता था। सही है ना, तो ठीक है ना। अच्छा, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं था, वो तो स्मार्ट भी था। उसकी तो लाइक कराची के पता नहीं 55-60 हजार बच्चों में मेरा रैंक 35 था, उसका 11 था। अच्छा बहरहाल, अब काम की बात सुनो। 2 साल हो गए, हम दोनों का खत्म हो गया हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया। फिर एक दिन हम दोनों दोस्त साथ बैठे, हमने कहा यार हमारी लाइफ में कोई फन ही नहीं है, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में कोई थ्रिल आए, कोई फन आए। तो हम दोनों दोस्त बैठे, बड़ा लंबा अरसा हमने सोचा, 10-15 मिनट, फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। हमने कहा आइडिया, मॉर्निंग वॉक करेंगे कल से। तो हम दोनों ने, उस वक्त नया नया वो नोकिया 11 12 33 जो भी आया था ना, वो हमारे अम्मा अब्बा ने नया नया फोन दिलाया था यूनिवर्सिटी एडमिशन के बाद में। तो उस पर अलार्म लगाया फजर की नमाज का, और एक दूसरे को भाई नए वाले जूते वूते निकाले, फजर के बाद कॉल किया, हाँ भाई रेडी है ना, आजा। दोनों पहुंच गए घर के पारी, एक बड़ा जबरदस्त पार्क है। अब जिंदगी में पहली बार हम दोनों गए, क्योंकि हमें लाइफ में फन चाहिए ना, तो हम मॉर्निंग वॉक करने गए। अच्छा, फुल तैयार भाई यारों के मुंह हाथ धो के वहां पहुंच गए। अब वहां क्या करें, चल भाई दौड़ते हैं। जैसे हमने दौड़ना शुरू किया, थोड़ा सा ही दौड़े थे कि एक अंकल ने हमें रोका। मैंने कहा बेटा एक बात बताएं, आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे? अरे हाँ जी अंकल पहली बार आए, बस अभी अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था, हम लोग ना थोड़ा मॉर्निंग वॉक शुरू कर लेते हैं। उन्होंने कहा बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस पार्क में पूरे पार्क का एक एक इंसान एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहा है, और आप दो नमूने क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं। अच्छा,
मैंने बड़े गौर से देखा, मैंने कहा यार ये बात तो सही कर रहा है ना, सब एक दिशा में दौड़ रहे थे, हम दोनों जो है ना उल्टा दौड़ रहे थे। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा बेटा ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि लोग जब आमतौर पर किसी पार्क में दौड़ते हैं तो आपस में टकरा ना जाए तो लोग एक ही दिशा में भागते हैं, और परंपरा ये है कि सब एंटी क्लॉकवाइज दौड़ते हैं। आप अपने दिमाग में कोई मैराथन रिकॉल कर लें, आप कोई कार रेस रिकॉल कर लें, ये ज्यादातर बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज होती है। और फिर अंकल ने बोला और बेटा आमतौर पर टर्निंग एफर्ट निकालते हुए भी एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी था भाई, मैं बोला अंकल ये तो हमने भी पढ़ा है, सही है। तो परंपरा कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, सही है, वरना नमूनों की तरह उल्टा घूम रहे होगे, सही है। तो क्लॉकवाइज, फिर भी उससे फिजिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव से पॉजिटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव से नेगेटिव ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस परंपरा फॉलो जरूर कीजिएगा। खतीजा वाहिद, खतीजा वाहिद का बहुत जबरदस्त सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही है खतीजा। अगर के सिस्टम अभी जान इक्विलिब्रियम में है नहीं, नेट मूवमेंट जीरो नहीं है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता तो याद रखिएगा कि ये जो अकेला अपवर्ड फोर्स है ना, ये सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होता है। अभी बिल्कुल मैं आपको आज ही क्लास में इंशाल्लाह ऐसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो भाई, कब तक इस तरह के ठंडे क्वेश्चंस करते रहेंगे, क्यों ना अपनी जिंदगी में हुस्न को बढ़ाया जाए, और क्यों ना पिवट को सेंटर से साइड पे मूव किया जाए। ऐसा कर देने से ये क्वेश्चन बड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा, और अगेन हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ है इस छोटे से सवाल में। देखिए मेरे बच्चों, डायग्राम फिट टू स्केल है। हमने एक स्मॉल बॉक्स को 1 मीटर के माफिक रखा हुआ है। अब देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज माय फोन, और इस वक्त ये फोन इक्विलिब्रियम में है, हालत सुकून में है, टर्निंग इफेक्ट भी जीरो है, इसका वेट डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, और इसी पॉइंट से एक अपवर्ड कांटेक्ट फोर्स ऐड कर रही है, और दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अगर अभी मैं इसको यूं कर दूं, अगर मैं अपना पिवट थोड़ा सा साइड पे मूव कर दूं, तो बिना कोई मास ऐड किए आप देख सकते हैं कि इस फोन में क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, जो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, शायद आपके हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, क्योंकि आप उल्टे तरफ से देख रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? उसकी वजह क्या है कि वेट तो अभी भी सेंटर से ऐड कर रहा है ना, लेकिन अब की बार वेट पिवट से नहीं गुजर रहा है। आपका पिवट यहां पर है ना, और वेट यहां पर है, तो ये वेट क्या कर रहा है, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट दिस पिवट। एक मिनट रुकिएगा, असल अजान आप स्टार्ट हुई है, जरा 2 मिनट अजान सुन लेते हैं। ऑलराइट जी, अच्छा अब मुझे बताएं, इस सिचुएशन में सारे लोग प्लीज मुझे कंफर्म करें कि अब कितनी फोर्सेस है जो कि सिस्टम पे एक्ट करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई द पिवट, अगेन आई स्टिल हैव टू फाइंड movement about this point P, so this is again an easy part. The next part is identify all the forces acting on the system. जल्दी से सारे बताओ इस सिस्टम में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। मेरे ख्याल से अभी भी सिस्टम पे 4 फोर्सेस ही एक्ट कर रही हैं। एक M1 का वेट W1, M2 का वेट W2, एक कांटेक्ट फोर्स जो कि पिवट से एक्ट कर रही होगी, वो वो कांटेक्ट फोर्स वहीं पे एक्ट करेगी जहां से मास कांटेक्ट में। देखो तुम लोग समझो, एक चीज से कहते हैं प्रिंसिपल, जो हमें ये मेक श्योर करना है कि वो प्रिंसिपल जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या वो हर जगह ओबे हो रहा है। ये तो नहीं कि हर सवाल में सर पाशा एक नई कहानी लेके बैठे हुए हैं। ये सारी फिजिक्स यही है कि भाई आपने एक रूल पकड़ा है ना, तो आप देख रहे हो कि आप मरते दम तक वो रूल फॉलो हो रहा है, कि भाई हमने एक चीज पढ़ लिया कि एक मास जब किसी दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट फोर्स वहीं से एक्ट करेगी। तो अब की बार अगर ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो अब आपकी कांटेक्ट फोर्स यहां से एक्ट कर रही है। वेट का अपना प्रिंसिपल है, वेट का रूल ये है कि भाई ऑब्जेक्ट का जो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से वेट एक्ट करेगा। तो अभी भी लाइक क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब कहीं से थिक कहीं से थिन नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका वेट भी सेंटर पे ही एक्ट करेगा।
तो स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द पिवट, स्टेप नंबर 4 आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप था, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स इज पासिंग थ्रू द पिवट देन टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू दैट फोर्स विल बी जीरो। नाउ डू आई स्टिल हैव अ फोर्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द पिवट? The answer is yes, I still have a force and that force is contact force. अब की बार जो force ignore होगी वो कौन सी force ignore होगी? That will be the normal contact force. अब की बार इस पॉइंट P के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो अब की बार सिर्फ एक फोर्स है, मुझे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज जीरो एज इट passes थ्रू द पिवट। अब अगर मुझे नेट मूवमेंट निकालना है, वन बाय वन निकालता हूं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस W1 की बात करते हैं। इसका वेट है m1g और ये पिवट से कितने डिस्टेंस पर है? एक बॉक्स 1 मीटर का है, तो 1 2 3 4 और 5 कितने दूर है बेटा? ये अ टोटल ऑफ 5 मीटर्स, ऐसा ही है। प्लस ये इसका वेट है, लेट से रॉड का मास है m, तो वेट हो गया mg। और इस फोर्स का सारे डिस्टेंसेस पिवट से ही निकलेंगे। इस फोर्स का पिवट से डिस्टेंस कितना है बेटा? 2 मीटर्स, ऐसा ही है ना, दो बॉक्सेस के बराबर है, लाइक फिट टू स्केल डायग्राम में। तो एक बॉक्स और दो बॉक्स, टोटल दो बॉक्सेस है ना, तो कितना हो गया? 2 मीटर्स। अच्छा, इन दोनों मूवमेंट को मैंने नेगेटिव लिया। नेगेटिव क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रख रहा हूं। ये वाला जो वेट है ना W2, जिसको आप कहोगे M2G, ये पिवट से कितना दूर है? बोलो। 2 मीटर दूर है। इसको मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। M1 की जगह मुझे उसका मास पता है 3 kg, G इज 9.815 एज इट इज। प्लस दूसरे वाले केस में सिर्फ M का मतलब मास ऑफ द रॉड है विच इज 6 kg, G इज 9.81 into 2 as it is, प्लस M2 की अगर मैं बात करूं तो M2 is 8 kg, G is 9.81 और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? 2 मीटर। यहां से मुझे आंसर मिल जाएगा -108 न्यूटन मीटर्स यानी। और आंसर नेगेटिव आने का मतलब क्या हो रहा है कि ओवरऑल ये क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विद मी? फॉर एग्जांपल हमारे डायग्राम इस तरह से टिल्ट वाला आ जाता है, बस इसका आफ्टर ऑब्वियसली गिरेगा ये, तो फिर हम वो उसकी M1 जो है उसकी पे हम कांटेक्ट फोर्स नहीं नहीं, वो एक अलग सिचुएशन है। अगर टिल्ट होने के बाद लेट से अगर सिचुएशन यू बनी हुई होती कि ये सपोर्ट है और ये यूं आके रखा गया, लेट से ये आपका ग्राउंड है, सही है। हाँ, और इस पे मास रखे हुए। हाँ, अब एक कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ से तो एक्ट कर रही थी, अब यहाँ से भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट करना चाहिए। तो किसी एक्सटर्नल सरफेस के साथ जहां जहां से भी कॉन्टैक्ट में आएगा ना, वहां वहां से आप कॉन्टैक्ट फोर्स को काउंट करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। मैं अभी एक चीज, अभी एक अच्छी एग्जांपल कराता हूँ। कब तक हम ये 2-2 रुपए की सस्ती एग्जांपल्स करते रहेंगे मालिक? क्यों ना लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट बढ़ाई जाए। कब तक एक ही पिवट हमारी जिंदगी में खुशियां भिगोता रहेगा? आओ जरा पार्टी बढ़ाते हैं। माई पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन। देखिए, सारे बहुत गौर से क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज। कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म रॉड है पी क्यू जिसकी लेंथ है 10 मीटर। तो ये रहा आपकी रॉड पी क्यू जिसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। एंड अ मास 2 kg सपोर्टेड हॉरिजॉन्टली, और इस रॉड का मास 2 kg है। इसको सपोर्ट किया गया 2 पॉइंट से। एट ए
2 meters from one end, ये देख सकते हैं ये है point A which is 2 meters from one end, and at B 4 meters from the other end. This is B which is 4 meters from the other end. अच्छा. A mass of 3 kg is placed at P. ये रहा point P जहाँ पे 3 kg का मास पड़ा हुआ है, and another mass of 2 kg at Q. तो ये 2 kg का मास है जो कि point Q पे पड़ा हुआ है. मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ. What are the normal reactions at the support A and B? ये जो point A है, ये जो point B है, यहाँ पर normal reaction कितना एक्ट कर रहा है. नॉर्मल रिएक्शन मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी एक्ट कर रही है. सबसे पहले एक काम करते हैं, सारी फोर्सेस मार्क कर लेते हैं. तो जरा कोई मुझे बता सकता है कि अभी इस वक्त मेरे सिस्टम पे टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है. टोटल 5 फोर्सेस एक्ट कर रही है. कितनी एक्ट कर रही है? अ टोटल ऑफ 5 फोर्सेस. M1 का वेट, M2 का वेट और रॉड का वेट, तीनों डाउनवर्ड. रॉड यूनिफॉर्म इन सेंटर पे. कांटेक्ट पॉइंट्स अब 2 हो गए. जहां जहां से कांटेक्ट में आओगे वहां वहां से फोर्स लगेगी. तो क्योंकि तुम यहां से भी कांटेक्ट में हो और तुम बोलो ना तो तुम दोनों पॉइंट से तुम पर क्या लगेगी? कांटेक्ट फोर्स लगेगी. ऐसा ही है भाई. तो मैंने एक कांटेक्ट फोर्स का नाम R और एक का नाम S, एक का रुखसाना एक का नाम शबाना रख दिया मैंने. ठीक है. तो आई हैव अ टोटल ऑफ 5 फोर्सेस, 3 डाउनवर्ड 2 अपवर्ड. अब बात ये है कि आपके रॉड को हॉरिजॉन्टली सपोर्ट किया हुआ है, मतलब ना ऐसे हो रहा है ना इधर घूम रहा है, ना ऊपर ना हीलिंग ना डूलिंग, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में. सिस्टम फाड़ देंगे. देखिए सिस्टम क्या है? सिस्टम इक्विलिब्रियम में. ऐसा ही है ना. और जब कोई चीज इक्विलिब्रियम में हो तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाओ, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है, यानी सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस के बराबर होंगी, रिजल्टेंट मूवमेंट 0 है. तो आइए मजे मजे की इक्वेशन बनाते हैं. पहले तो हमारे पास टोटल ये 5 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एट इक्विलिब्रियम. रिजल्टेंट फोर्स भी 0 होगी, रिजल्टेंट मूवमेंट भी 0 होगी. अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है इसका मतलब सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मस्ट इक्वल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस. इस वक्त खतीजा को तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि इससे थोड़ी देर पहले यही बताया था कि शायद अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस मतलब R प्लस S मस्ट इक्वल सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस मतलब W1. देखिए इसका मास है 3, इसको G से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसका मास है, रॉड का मास है 2, इसको भी G से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 9.81. इसका मास है 2, इसको भी G मतलब 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इंशाल्लाह आफाका हो जाएगा. R प्लस S का आंसर आ गया भैया. मैंने नहीं पता R कितना है, मुझे नहीं पता S कितना है, बट मुझे इतना पता है R प्लस S इज 68.67. ये बन गई मेरी एक इक्वेशन. अब आते हैं थोड़ी सी टर्निंग इफेक्ट की इक्वेशन बनाने. तो सबसे पहला सवाल हमने पहले ही पूछा हुआ था, ये तो बताएं वेयर इज द पिवट. अब आपकी कॉल है. आप पॉइंट ए को भी पिवट बना सकते हैं. पॉइंट वैसे तो याद रखिएगा रूल ये है कि अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी 0. तो किसी भी पॉइंट को बना सकते हो, बट समझदारी ये है कि या तो ए को बनाया जाए या तो बी को. अब इसमें जहन में ये रखना है कि अगर लेट से आप कहते हो पॉइंट ए इज माय पिवट, तो कौन सी फोर्स इग्नोर होगी? फिर आर की हो जाएगी छुट्टी, क्योंकि आर कहां से गुजर रहा है? एस की भी छुट्टी मत कर देना. एक वक्त में 2 पिवट नहीं होता, एक वक्त में 1 पिवट होता है. समझ रहे हो आप मेरी बात? और अगर लेट से तुम कहते हो नहीं सर बी इज माय पिवट, फिर एस की हो जाएगी छुट्टी, लेकिन फिर आर जो है ना पॉइंट बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलो 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 प्रोड्यूस कर रहा होगा. क्या कर रहा होगा? प्रोड्यूस कर रहा होगा. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कंसीडर मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, कि भाई पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है, तो अगर पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट इक्वल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ऐसा ही है. अगर ये मेरा पॉइंट ए है तो W क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा और W2 भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा.
S एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा अबाउट पॉइंट ए, और W1 भी एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। तो अगर मुझे क्लॉकवाइज निकालना है, सबसे पहले इसका वेट, इसका मास है 2, इसका मास भी है 2, दोनों का रॉड का और उसका मास, तो इसका वेट हो गया 2G। ये 2G 3G सिग्नल वाला नहीं, मतलब 2G का मतलब मास इज 2G को मल्टीप्लाई करते हैं वेट निकल जाएगा। ये हो गया रॉड का वेट, और इत्तेफाक से क्योंकि वो जो मास पड़ा हुआ वो भी 2 kg का है, तो उसका वेट भी कितना हो गया 2G। तो सबसे पहले अगर मैं इस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट निकालूं, तो इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 मीटर है। सारे फिट टू स्केल डायग्राम से ऐसा ही है। ये आ गया फोर्स और ये आ गया डिस्टेंस। तो फोर्स है 2G और डिस्टेंस है 3, प्लस ये वाली फोर्स भी कितनी है, वही 2G। इसका डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 8। ये दोनों क्या हो गए, पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है, तो ये जो आपकी फोर्स है ना एस, इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4, एस इंटू 4 प्लस ये जो आपके पास फोर्स है ना 3G, इसका पिवट से डिस्टेंस कितना है, 2 3G इंटू 2, ऐसे ही। ये हो गया बेटा 6G, ये हो गया दूसरा वाला हो जाएगा 16G, 4S प्लस 3 टू 6S, 6G। टिचकुले एंड टिचकुले, 6G कैंसिल हो जाएंगे। 16G बराबर है 4S के, 4 1 4 4 4 16 ज्यादा है, तो S बराबर हो गया 4G के, और G होता 9.81। ओ माय गॉड, S की वैल्यू आ गई 39.2 न्यूटन। कितनी आ गई बेटा S की वैल्यू। अब अगर मुझे S पता है तो क्या मैं R निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, इसको ले जाके आप पुट कर दूंगा, ऐसा ही है। S की जगह I can put 39.2। How beautiful is this life। सारे मेरे साथ हैं, बोलो ना। हाँ, पेपर में अगर बॉक्सेस नहीं बने हुए होंगे तो फिर आप इस तरह से करोगे ना कि आप बोलोगे भाई ये 5 है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 3 हो गया। फिर वो आपको डायमेंशन ऐसे दिया हुआ होगा कि आप आसानी से निकाल सकते हो। जी हम ना अर्ज करें, 1 मिनट आपका मैं माइक खोलता हूँ, बोले बेटा। सर अगर फोर्सेस को इक्वल किया जाए तो हम लोग एस का मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं निकाल सकते कि वो W और W2 के सम के होगा, क्या मतलब, समझा नहीं मैं। क्योंकि एस अपवर्ड है ना और उसके डाउनवर्ड W और W2 है, तो हम लोग W और W2 की नहीं फोर्सेस नहीं को नहीं ऐड कर। नहीं, ये सारे अपवर्ड है, ये सारे डाउनवर्ड है, तो एक ही इक्वेशन बनेगी ना, सम ऑफ अपवर्ड हैज टू बी इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड। ये थोड़ी कि ये इसको बैलेंस कर रहा है और ये इसको बैलेंस कर रहा है, ऐसे नहीं होता। थैंक यू। ठीक है भाई। अब आई नो यू ऑल आर, हाँ ये मिकाइल भाई बहुत अच्छा सवाल, साइन कन्वेंशन कहाँ गई, देखो अगर अगर बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, साइन कन्वेंशन कहाँ गई। देखिए सम ऑफ क्लॉकवाइज को लेफ्ट साइड पे और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज पे जब आप राइट साइड पे लेते हैं ना, तो फिर दोनों को पॉजिटिव लेना होता है। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव उस वक्त लेते हैं जब सम को इक्वल टू 0 लेते हो। देखो मेरी बात समझो, तुम क्या करो, तुमने क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एक तरफ रखा हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ रखा है, तुमने ऑलरेडी एक को राइट साइड पे एक को लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है ना, दोनों को पॉजिटिव लोगे। तुम एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव उस वक्त लेते हो जब तुम कहते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सबका सम 0 के बराबर है। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि तुम लाइक लेट से क्लॉकवाइज को सारे नेगेटिव ले लो और एंटी क्लॉकवाइज को उसमें भी तुम जब नेगेटिव वाले राइट साइड पे लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली सारे पॉजिटिव ही हो जाएंगे ना, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। मिकाइल शाह, मेरी बात समझ में आ रही है आपको।
दूसरा बहुत अच्छा पॉइंट ये कि सर अगर बी को पेमेंट लेते, बिल्कुल ये क्वेश्चन इनफैक्ट मैं बोलूंगा घर पे ट्राई जरूर करना। आप बी को पेमेंट लोगे ना, फिर एस नहीं निकलेगा बल्कि क्या निकलेगा, आर निकलेगा। फिर यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ से एस निकाल लेना, आंसर सेम आएगा। हर हाल में नहीं आएगा, नहीं आया पैसे वापस। नहीं मैं नहीं करूंगा, वैसे ही जिसको दिए थे उससे ले लेना वापस। ठीक है भाई, इस अपनेपन के साथ के अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। होमवर्क तो ले छोड़ो, खुद ही करा दो।